हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिसका नाम है हार्मोनिक परटर्बेशन। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनिक परटर्बेशन, वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की एक एप्लीकेशन है। अगर आपको हार्मोनिक परटर्बेशन को अच्छे से समझना है तो आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, जिसको हमने इन 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी आती है तभी आप हार्मोनिक परटर्बेशन को समझ पाएंगे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में जो हमने रिजल्ट से डिराइव किए थे वो रिजल्ट हम यहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वहां पर हमने क्या देखा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक एटम है, और वो अभी क्या है, एक पर्टिकुलर आयन स्टेट में है, और वो आयन स्टेट को हमने वहां पर डिनोट किया था n0 से, और ये r वेक्टर के साथ साथ टाइम का भी फंक्शन थी। और इस आयन स्टेट के कोरोस्पोंडिंग जो एटम की एनर्जी आयन वैल्यूज थी वो थी हमारे पास En0। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हमने कोई भी परटर्बेशन अभी नहीं की है, तो उसकी आयन स्टेट ये होंगी और उसके कोरोस्पोंडिंग एनर्जी आयन वैल्यूज होंगी En0। तो स्टूडेंट्स, वहां पर हमने देखा था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में कि जीरो ऑर्डर परटर्बेशन में एटम में की स्टेट में कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा था। एटम जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रह रहा था आफ्टर जीरो ऑर्डर परटर्बेशन। बट फर्स्ट ऑर्डर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन में एटम जो है वो इस स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा था, और ऊपर वाली स्टेट को हमने नाम दिया था साई एम आर वेक्टर कॉमा टी से, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू थी वो थी हमारे पास EM0। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एटम का ट्रांजिशन यहां से यहां करवाना है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन में, तो आपको कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहां पर इंसिडेंट करवाना होगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने वहां पर लिखी थी, जो कि थी ओमेगा mn, जो कि किसके बराबर थी, इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस डिवाइडेड बाय एच कट के बराबर थी। तो इतनी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करवाना होगा, ताकि एटम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट को छोड़कर अपनी ऊपर वाली स्टेट में चला जाए। मींस यहां पर ट्रांजिशन हमें देखने को मिले साई n0 r वेक्टर कॉमा टी स्टेट से साई m r वेक्टर कॉमा टी स्टेट में, तो आपको कम से कम इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन तो इंसिडेंट करवाना ही होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन करवाने के लिए हमने बाहर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट की, जो कि फोटोन से मिला के बनी होती है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास ओमेगा है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी वो आप जानते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, या फिर E इज इक्वल टू E0 कॉस ओमेगा टी। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों फंक्शंस जो हैं साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, दे आर साइनोसॉइडल फंक्शंस। इसी तरह से जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे आप B0 साइन ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर B इज इक्वल टू B0 कॉस ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर इस प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म हमारे पास इस प्रकार से है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म इस प्रकार से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं, क्योंकि दोनों में हमारे पास कोसाइन या साइन फंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की परटर्बेशन को, जो कि साइनोसॉइडली वेरी करती है विद टाइम,
उस प्रकार की परटर्बेशन को हम बोलते हैं हार्मोनिक परटर्बेशन। तो हम यहां पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक प्रकार से सिस्टम को हार्मोनिक परटर्बेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में परटर्बेशन होगा और सिस्टम जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। तो इस प्रकार की परटर्बेशन को हम हार्मोनिक परटर्बेशन बोलते हैं। और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में जो हमारी परटर्बेशन थी एच डैश, वो टाइम का फंक्शन थी। तो अगर हमारी परटर्बेशन हार्मोनिक परटर्बेशन है, कुछ इस प्रकार की परटर्बेशन है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो उसे हम यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज के इस टॉपिक में। देखिए यहां पर ई नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जो हमारी यहां पर परटर्बेशन होगी एच डैश टी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन हार्मोनिक परटर्बेशन के केस में, उसमें साइन या कोसाइन फंक्शन तो होगा। हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए कोसाइन फंक्शन लेके चलेंगे। आप चाहें तो साइन फंक्शन लेके भी डेरिवेशन कर सकते हैं, बट कैलकुलेशंस हमारी जो है वो कोसाइन फंक्शन से सिंपल बनेंगी। तो यहां पर हमारे पास कोसाइन फंक्शन तो होगा ही होगा, कॉस ओमेगा टी, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। और यहां पर इस हार्मोनिक परटर्बेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो हम एम्पलीट्यूड यहां पर लेंगे वी डैश। जैसे हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिया ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड लिया बी नॉट, उसी तरह से हम यहां पर हार्मोनिक परटर्बेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो वी डैश लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी हार्मोनिक परटर्बेशन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार की हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए जो हमारा सिस्टम है इस इनिशियल आयन स्टेट से इस फाइनल आयन स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि सिस्टम के इस साई एम आर वेक्टर कॉमा टी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो फाइंड करना है। और हमें वो ग्राफ ड्रॉ करना है कि वो प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ कैसे वेरी करेगी, वो ग्राफ भी हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाना है, डेरिवेशन को आसान बनाना है, तो हम इस हार्मोनिक परटर्बेशन के एम्पलीट्यूड को वी डैश ना लेके 2v डैश लेके चलेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन करना जो है वो आसान हो जाएगा। आप चाहें तो v डैश लेके भी डेरिवेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन आसान बने तो आप यहां पर जो हार्मोनिक परटर्बेशन है, टाइम डिपेंडेंट हार्मोनिक परटर्बेशन एच डैश टी, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2v डैश लेके चलेंगे, तो आपका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। तो हमारी जो हार्मोनिक परटर्बेशन की फॉर्म रहेगी आज के इस टॉपिक के लिए वो कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि ये हार्मोनिक परटर्बेशन जो है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है टाइम के साथ। कॉस फंक्शन भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करता है और साइन फंक्शन भी साइनोसॉइडली वेरी करता है टाइम के साथ। तो हार्मोनिक परटर्बेशन को हम साइनोसॉइडल परटर्बेशन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग में लीजिए हार्मोनिक परटर्बेशन, जिसे हम साइनोसॉइडल परटर्बेशन भी बोलते हैं। लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इंसिडेंट ऑन अ आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज एटम, देन इट प्रोड्यूसेस अ परटर्बेशन इफेक्ट ऑन दिस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये हमारा आइसोलेटेड एटम है जो कि इनिशियली इस साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी स्टेट में प्रेजेंट है बिफोर परटर्बेशन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आयन वैल्यूज हैं वो ई एन जीरो हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवाएंगे जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगी, इस सिस्टम में परटर्बेशन करेगी, जिसकी वजह से ये सिस्टम मींस ये एटम ट्रांजिशन करेगा इस स्टेट से इस स्टेट में। सच काइंड ऑफ हार्मोनिक परटर्बेशन एच डैश टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस प्रकार की जो हार्मोनिक परटर्बेशन होगी उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच डैश टी इज इक्वल टू, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में, ठीक उसी प्रकार से इस हार्मोनिक परटर्बेशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर हम कॉस फंक्शन लेके चलेंगे, आप चाहें तो साइन फंक्शन लेके भी डेरिवेशन कर सकते हैं, जो हमारा एंड रिजल्ट है तब भी वो सेम आएगा। बट कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम यहां पर कॉस ओमेगा टी फंक्शन लेके चलेंगे, और यहां पर इसका एम्पलीट्यूड भी हमें आगे लिखना होगा। वो एम्पलीट्यूड हम यहां पर 2v डैश लेके चलेंगे।
आप चाहें तो v डैश लेके भी डेरिवेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। बट कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर लेके चल रहे हैं। आप चाहें तो कॉस की जगह साइन ले सकते हैं और 2v डैश की जगह v डैश लेके भी कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है। बट हम हार्मोनिक परटर्बेशन को अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एक साइनोसॉइडली टाइम के साथ वेरी करेगी, क्योंकि कोसाइन फंक्शन जो है वो साइनोसॉइडली टाइम के साथ वेरी करता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। लेट द आयन स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर हार्मोनिक परटर्बेशन इज साइन 0 आर वेक्टर कॉमा टी। तो आपको बताया था कि जब हमने कोई भी परटर्बेशन अप्लाई नहीं की थी सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम जो है वो इनिशियली इस स्टेट में था जिसको हमने साइन 0 आर वेक्टर कॉमा टी से रिप्रेजेंट किया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी वाले लेक्चर में। और आपको वहां पर बताया था कि साइन 0 आर वेक्टर कॉमा टी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, साइन 0 आर वेक्टर एक्सपोनेंशियल माइनस en माइनस आइटा en 0 t बाय h कट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। यही एक्सप्रेशन हमने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में भी लिखा था। लेट द आयन स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक परटर्बेशन इज साई m r वेक्टर कॉमा t सच दैट। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर हार्मोनिक परटर्बेशन जो कि फर्स्ट इक्वेशन से डिफाइन होगी वो अप्लाई करेंगे, जिससे सिस्टम क्या होगा, ट्रांजिशन करेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। पहले वो स्टेट में था बट वो अब ट्रांजिशन करके इस स्टेट में चला जाएगा जो कि इसकी फाइनल स्टेट होगी साई m r वेक्टर कॉमा t। और आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन वाले पॉइंट में बताया गया था कि साई m r वेक्टर कॉमा t किसके बराबर होगा, समेशन m am1t साइन 0 r वेक्टर कॉमा t के बराबर होगा, जहां पर am व t ऊपर वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर ये जो AMT हैं ये टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स हैं इस स्टेट के लिए। और इस स्टेट के लिए जो हमारे टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट्स का एक्सप्रेशन आया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में, वो रिजल्ट हम यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे। वो रिजल्ट था हमारे पास AM1t के वैल्यू हमारे पास वहां पर निकल के आई थी 1 अपॉन आइटा h कट इंटीग्रेशन 0 टू t h डैश mn एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा mn t dt, जहां पर ओमेगा mn जो है वो इसके बराबर था उस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट हमने डायरेक्टली लिखा है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी वाले टॉपिक से, इसलिए ये वो टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये रिजल्ट जो हैं वो आपको समझ आ पाएंगे और यहां पर आप इन रिजल्ट को लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारा h डैश mn था वो किसके बराबर था, वो हमारे पास था ब्रा फाई m 0 r वेक्टर h डैश कैट फाई n 0 r वेक्टर के बराबर था। और अगर हमें इस रिजल्ट को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये जो हमारे पास वेव फंक्शन लिखा है फाई m 0 r वेक्टर, इसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना होता है पहले, मींस ऊपर आपको स्टार लगाना होगा, बीच में h डैश आएगा और ये वाला वेव फंक्शन जो है वो एज इट इज आएगा फाई n 0 r वेक्टर। और यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हमने किया था वहां पर उस टॉपिक में टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में वो स्पेस के रिस्पेक्ट में किया था, डी टाउ के रिस्पेक्ट में किया था। डी टाउ जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड के को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इस h डैश को h डैश t भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोनिक परटर्बेशन है h डैश वो टाइम डिपेंडेंट है। तो h डैश t की जो वैल्यू होगी आज के इस टॉपिक के लिए वो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, h डैश t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। यूजिंग 1 in 5 वी गेट h डैश mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई m 0 r वेक्टर स्टार, इस h डैश t की जगह पर हम लिख रहे हैं 2v डैश कॉस ओमेगा t, साथ में फाई m 0 r वेक्टर d टाउ। तो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं और cos ओमेगा t कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो x y z की टर्म्स में है। तो टाइम वाला जो फंक्शन है और 2 जो कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और 2 cos ओमेगा t को हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन फाई m 0 r वेक्टर स्टार v डैश फाई m 0 r वेक्टर d टाउ। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में पहले ये लिखा हुआ है और बीच में h डैश लिखा हुआ है, फिर हमारे पास ये वेव फंक्शन है d टाउ है, तो इसे हम h डैश mn की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर फाई m 0 r वेक्टर स्टार है, बीच में v डैश है और ये फाई m 0 r वेक्टर d टाउ है, तो इस रिजल्ट को, इस इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा है फिफ्थ इक्वेशन में उसी तरह से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, h डैश mn 2 cos ओमेगा t ऐसे ही रहेगा। और इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर जो बीच में था h डैश
उसके नीचे हमने एम एन लगा दिया था। यहां पर पहले एम है तो पहले एम आएगा, यहां पर बाद में एन है तो यहां पर बाद में एन आएगा। इसी तरह से यहां पर एम है और यहां पर एन है और बीच में वी डैश है, तो इसे हम लिखेंगे वी डैश, इसे हम लिखेंगे वी डैश एम एन। ये हमारी होगी 6th इक्वेशन। इस इंटीग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में वी डैश एम एन लिख सकते हैं, जहां पर वी डैश एम एन जो है वो इस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस एच डैश एम एन की वैल्यू 6th इक्वेशन से उठाकर 4th इक्वेशन में डाल देते हैं, यहां पर डाल देते हैं इसकी जगह पर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 in 4 वी गेट am1t इज इक्वल टू 1 अपॉन आइटा एच कट इंटीग्रेशन 0 टू t। इस एच डैश एम एन की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 cos ओमेगा t v डैश एम एन और साथ में है एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी। तो स्टूडेंट्स यहां से हम 2v डैश एम एन बाहर ले लेंगे, 2v डैश एम एन बाहर आ गया, नीचे आइटा एच कट है, इंटीग्रेशन 0 टू t cos ओमेगा t एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा एम एन टी डी टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां तक सॉल्व हो चुका है। हमें am1t की फाइनल वैल्यू निकालनी है। अगर आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको वहां पर बताया गया था कि सिस्टम के इस स्टेट में साइम स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जिसे हम डिनोट करेंगे पीएम से, जो कि टाइम का फंक्शन होगी, और फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के कारण सिस्टम यहां से यहां पर गया था तो यहां पर हम 1 लगाएंगे ब्रैकेट में। ये किसके बराबर होती है, ये am1 t के मॉड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, am1t की सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड करनी है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड करना है, फिर उसके मॉड का स्क्वायर कर देना है, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, सिस्टम के साइम स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ड्यू टू दिस काइंड ऑफ हार्मोनिक परटर्बेशन। तो हमें am1t का एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड करना है, मींस ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना होगा और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास am1t का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसके मॉड का स्क्वायर करना होगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा इस टॉपिक का, और वही रिजल्ट हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने am1t का एक्सप्रेशन यहां तक फाइंड कर लिया था। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2। तो इस cos ओमेगा t को हम रिप्लेस करेंगे e की पावर आइटा ओमेगा t प्लस e की पावर माइनस आइटा ओमेगा t बाय 2 से। तो cos ओमेगा t को हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। साथ में है हमारे पास एक्सपोनेंशियल e की पावर आइटा ओमेगा एम एन टी, तो इसे हम e की पावर में लिख देते हैं, e की पावर आइटा ओमेगा एम एन टी। एक्सपोनेंशियल को हमने e की पावर के टर्म्स में लिख दिया, साथ में हमारे पास dt है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल कर देंगे। v डैश एम एन बाय आइटा एच कट इंटीग्रेशन 0 टू t e की पावर, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आइटा और t कॉमन आएगा, आइटा t कॉमन आ गया, पहले लिख दिया हमने ओमेगा एम एन, फिर हमने लिख दिया प्लस का ओमेगा, प्लस इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां से भी आइटा t कॉमन आएगा और हम पहले प्लस वाली टर्म लिखेंगे, मींस ओमेगा एम एन लिखेंगे, फिर बाद में हम माइनस ओमेगा लिखेंगे, साथ में हमारे पास है dt यहां पर। तो इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 2 टर्म्स आ जाएंगी। तो यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx हमारे पास होता है e की पावर ax बाय a। तो यहां पर जो e की पावर में t का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। तो हमारे पास आएगा e की पावर आइटा ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा t, और नीचे t का कोफिशिएंट है आइटा ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा, प्लस यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा t। यहां पर t का जो कोफिशिएंट है आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा वो नीचे आ जाएगा और लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू t यहां पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला आइटा और ये वाला आइटा बाहर ले लेना है, तो ये बन जाएगा v डैश एम एन और नीचे आइटा स्क्वायर हो गया एच कट, और यहाँ पर ऊपर सेम रहेगा, नीचे से आइटा बाहर चला गया, ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा रह गया, प्लस ये सेम रहेगा और नीचे से आइटा बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा 0 टू t। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है, पहले हम t की जगह पर t पुट करेंगे, फिर हम t की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, e की पावर आइटा ओमेगा एम एन प्लस ओमेगा, इस t की जगह पर t पुट किया, माइनस फिर हम इस t की जगह पर 0 पुट करेंगे,
तो e की पावर में ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, e की पावर 0 और नीचे ओमेगा mn प्लस ओमेगा। यहां पर भी हम लिमिट पुट करेंगे, t की जगह पर t पुट किया तो हमारे पास आ गया e की पावर आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t, और इस t की जगह पर 0 पुट किया तो माइनस e की पावर 0 आ गया और नीचे ओमेगा mn माइनस ओमेगा आ गया। तो लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको ध्यान से क्या करना है वो समझने वाली बात है। ये हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने इंसिडेंट की हैं, जो कि हार्मोनिक परटर्बेशन का काम कर रही हैं, यहाँ पर जो एटम को इस स्टेट से इस स्टेट में लेके जा रही हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है। तो अगर आपको एटम को यहां से यहां तक पहुंचाना है तो आपके इंसिडेंट फोटोन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा mn के बराबर होनी चाहिए। मींस अगर हमारे पास ओमेगा mn के क्लोज हुआ, उसकी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा mn के बहुत ज्यादा क्लोज हुई, तभी ये ट्रांजिशन जो है वो यहां से यहां तक हो पाएगी, और वही हमें चाहिए ताकि स्टेट जो है वो यहां से एटम की यहां से यहां पर चेंज हो सके, एटम जो है इस स्टेट से स्टेट में ट्रांजिशन कर सके। बट जब हमारा ओमेगा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा mn को अप्रोच करेगी तो उस केस में होगा क्या, जो हमारा ये जो डिफरेंस है ओमेगा mn माइनस ओमेगा वो क्या हो जाएगा। अगर ओमेगा mn को अप्रोच कर रहा है तो ओमेगा mn माइनस ओमेगा, ये ओमेगा जो है वो ओमेगा mn के क्लोज है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो अगर ये डिफरेंस 0 को अप्रोच कर रहा है और किसी टर्म के नीचे 0 हो तो वो टर्म जो है वो इनफाइनाइट बन जाती है। मींस जब हमारे पास ओमेगा mn को अप्रोच करेगा, जो कि हमें चाहिए भी ताकि हमारा एटम जो है वो इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन कर सके, तो उस केस में ये जो है डिनोमिनेटर वो 0 को अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से ये टर्म जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी पूरी की पूरी, ये वाली। मींस ये टर्म जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेरी वेरी लार्ज, और इस टर्म के कंपैरिजन में ये वाली टर्म जो है वो कम रहेगी, वेरी वेरी स्मॉल। अगर हमारे पास ओमेगा mn को अप्रोच कर रहा है तो ये डिफरेंस जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। मींस ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस टर्म, और ये टर्म जो है इस टर्म के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी हो जाएगी। तो हम कर क्या सकते हैं इस केस में, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस टर्म को रहने देंगे। रहने क्यों देंगे, क्योंकि हमें यही तो चाहिए कि हमारा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा mn को अप्रोच करे और ये एटम जो है वो इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन कर सके, और हम इस स्टेट में सिस्टम के या एटम के होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकें ड्यू टू हार्मोनिक परटर्बेशन। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लगा देंगे कि ओमेगा mn को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में ये टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और इस टर्म को हम अपने पास रखेंगे आगे की डेरिवेशन करने के लिए। तो आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज वेरी वेरी क्लोज टू द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंड देन सेकंड टर्म इन इक्वेशन 7 डोमिनेट्स एंड वी कैन नेग्लेक्ट फर्स्ट टर्म इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7। जब हमारा ओमेगा mn को अप्रोच करेगा तब हम क्या कर सकते हैं, इस सेकंड टर्म को रख सकते हैं, सेकंड टर्म डोमिनेट करेगी और ये फर्स्ट टर्म जो है वो बहुत बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू दिस टर्म। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस टर्म को हम आगे लेके नहीं चलेंगे। यहां पर हमने लिखा है दैट इज इफ ओमेगा mn को अप्रोच करेगा तो ओमेगा mn माइनस ओमेगा 0 को अप्रोच करेगा। तो इस केस में जो हमारी सेकंड टर्म है e की पावर आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t माइनस e की पावर 0 बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस टर्म को रखेंगे हम, इस टर्म को इग्नोर कर देंगे। तो इक्वेशन 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट इक्वेशन 7 एज फॉलोज am1t अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब यहां पर अप्रोक्सीमेटली का साइन आ जाएगा क्योंकि इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, माइनस बी डैश mn बाय h कट, सिर्फ ये वाली टर्म रखेंगे हम e की पावर आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t माइनस e की पावर 0, नीचे ओमेगा mn माइनस ओमेगा आ गया। इस टर्म को हमने स्किप कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए इस t को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, t बाय 2। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं e की पावर आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2, e की पावर आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2, t बाय 2 जो है वो ऐड होकर आपको t ही देंगे। तो इस टर्म को हमने स्प्लिट करके इन दो टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया। इस e की पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2 मल्टीप्लाई e की पावर माइनस आटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2। ये पावर और ये पावर सेम है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो e की पावर 0 ही आ जाएगा। तो e की पावर 0 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से
e की पावर आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू, e की पावर आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ए एम वन टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस वी डैश एम एन, ई की पावर आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू कॉमन ले लिया, नीचे एच डैश ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा है, तो एक कॉमन आया है तो ये टर्म तो रह जाएगी यहाँ पर, तो वो होगी ई की पावर आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू, ये प्लस वाला एक्सपोनेंशियल बाहर चला गया है और ये वाला टर्म रह जाएगा e की पावर माइनस आइटा ओमेगा एम माइनस ओमेगा टी बाय टू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी टर्म को 2 आइटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2 आइटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर भी e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2 आइटा है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो ये है ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू। तो स्टूडेंट्स इस पूरी एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू से, क्योंकि थीटा हमारे पास यहाँ पर ये है और जो हमारे पास ए एम वन टी का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा माइनस 2 आइटा हमने आगे लिख दिया वी डैश एम एन बाय एच कट ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा ई की पावर आइटा ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा, साथ में हमारे पास है टी बाय टू और साथ में ये पूरा टर्म जो है वो बन गया है साइन ओमेगा एम एन माइनस ओमेगा टी बाय टू। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो ए एम वन टी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सिस्टम के एम स्टेट में होने की आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन। वो हमारे पास क्या होगी, वो होगी पी एम वन टी जो कि किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ ए एम वन टी के स्क्वायर के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इस टर्म का मॉडुलस का स्क्वायर करना है जिससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी मिलेगी। फिर उस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ खास कंक्लूजन हमें ड्राइव करने हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने AM1T का फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लिया था कुछ इस प्रकार से, और ये हमारे पास थी 8th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सिस्टम के इस स्टेट साइम आर वेक्टर कॉमा टी में होने की आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन। तो वो क्या होगी हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन साइम आर वेक्टर कॉमा टी, और साइम आर वेक्टर कॉमा टी का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से हमने लिखा था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में, समेशन m AM1T साई एन जीरो आर वेक्टर कॉमा टी स्टेट आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन इज गिवन बाय। अब देखिए स्टूडेंट्स, साई एम आर वेक्टर कॉमा टी का जो मैग्नीट्यूड है वो AM1T है। अगर हम मैग्नीट्यूड के मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी सिस्टम के इस साइम स्टेट में होने की। तो वो प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे PM1T से। m स्टैंड्स फॉर कि कौन सी स्टेट में गया है सिस्टम, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट हैं। दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ AM1T का स्क्वायर। तो यहाँ पर AM1T की वैल्यू पूरी की पूरी ये उठाकर पुट कर दो और यहाँ पर मॉड का साइन लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो इसका मॉड कैसे होगा, देखिए माइनस का स्क्वायर, तो वैसे भी माइनस का जो मॉड है वो प्लस हो जाएगा, आइटा का स्क्वायर करेंगे वो -1 आएगा और -1 का मॉड अगेन प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन भी खत्म हो गया, आइटा भी खत्म हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, v डैश mn के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा टी बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे h कट का स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। और e की पावर में यहाँ पर आइटा ओमेगा mn माइनस ओमेगा टी बाय 2 का मॉड जो होता है वो 1 होता है। कैसे, देखिए e की पावर आइटा थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर हम मॉडुलस लें e की पावर आइटा थीटा का, तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो e की पावर आइटा थीटा कहीं पर भी लिखा हो, थीटा का एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। यहां पर थीटा ये है, ये पूरा का पूरा है। अगर आप थीटा की जगह पर ये पुट करेंगे तब भी इस मॉडुलस का वैल्यू जो है वो 1 निकल के आएगी। तो यहां पर स्क्वायर है तो एक बार आइटा थीटा का मॉडुलस का स्क्वायर भी 1 होगा। तो जहां पर भी e की पावर आइटा थीटा हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो और आपको मॉडुलस करना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 निकल के आती है। तो इस टर्म का जो मॉडुलस होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो 1 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर PM1T की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। इसकी जगह पर हमने इस एक्सपोनेंशियल के मॉड के स्क्वायर की जगह पर हमने 1 लिख दिया था और इस 1 को मैं यहां से हटा देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है सिस्टम के
एम स्टेट में होने की, साई एम स्टेट में होने की ड्यू टू हार्मोनिक परटर्बेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। तो यहां पर PM1t है और यहां पर साइन स्क्वायर t का एक्सप्रेशन है। तो एक प्रकार से ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ है, और y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का जो ग्राफ होता है, आपने मैथमेटिक्स में बहुत बार प्लॉट किया होगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, दिस इज द ओरिजिन। तो यहां पर जो हमारी y एक्सिस होगी, y की जगह पर यहां पर PM1t है और यहां पर x की जगह पर हमारे पास टाइम t है। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ होगा PM1t का टाइम के साथ, जहां पर आप देख सकते हैं कि PM1t जो है वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें PM1t की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी हमारे पास जब इस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t/2 मैक्सिमम होगा और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये जो टर्म 1 होगी तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये वो चेक कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 9 इट इज क्लियर दैट PM1t वेरी साइनसॉइडली विद टाइम t, PM1t इज मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t/2 इज इक्वल टू 1। तो PM1t की जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको इस टर्म को 1 पुट करना होगा, तो वो निकल के आएगा 4 मॉडुलस ऑफ v डैश mn का स्क्वायर नीचे h का स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई PM1t की, जो कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये है हमारे पास PM1t की मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके टर्म्स में है, ओमेगा के टर्म्स में है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किन किन पॉइंट्स पर मिनिमम होगी। इस पॉइंट पर मिनिमम है, ये पॉइंट पर मिनिमम है, और ये पॉइंट पर मिनिमम है, और इस पॉइंट पर मिनिमम है। ये मिनिमम पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं, किस टाइम पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, मींस 0 होगी, वो आप फाइंड कर सकते हैं। आप यहां पर लिखेंगे PM1t इज मिनिमम व्हेन sin स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t/2 इज 0। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये टर्म मिनिमम होगी, और इस टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू। तो साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t/2, साइन 0 कब होता है, साइन n पाई पर 0 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास इसको आप साइन स्क्वायर n पाई भी लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से ओमेगा mn माइनस ओमेगा t/2 जो है वो n पाई के बराबर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू आ गई 2n पाई बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा, जहां पर n की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम यहां पर n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो जब t इक्वल टू 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में पाए जाने की वो 0 होगी, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 स्टेट में, टाइम t इक्वल टू 0 पर सिस्टम तो इस स्टेट में था, तो ऑब्वियस है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 ही होनी है, क्योंकि वो साइन स्टेट में तो होगा नहीं t इक्वल टू 0 टाइम पर। t इक्वल टू t टाइम पर वो यहां पर होगा, इस स्टेट में होगा। और अगर हम यहां पर n की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो वो निकल के आएगा 4 पाई बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइम जब प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी वो होगी हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा। अगर हम n की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 टू जा 4 पाई बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये टाइम जो होगा वो होगा t इज इक्वल टू 4 पाई बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा, और ये टाइम क्या होगा, n की वैल्यू 3 पुट करने पर वो निकल के आएगा 6 पाई बाय ओमेगा mn माइनस ओमेगा। तो ये ग्राफ जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी को टाइम के वर्सेस प्लॉट किया है और मैक्सिमम वैल्यू देखी है प्रोबेबिलिटी की, और किन किन पॉइंट्स पर किस किस टाइम पर ये प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी वो भी हमने फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को हम इस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करेंगे कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर प्रोबेबिलिटी कैसे वैरी होगी और उसका ग्राफ कैसा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने 9th इक्वेशन में PM1t का एक्सप्रेशन ये लिखा था, इसको हम किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको ऐसे लिखना होगा PM1t इज इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ v डैश mn का स्क्वायर नीचे h का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t/2, और ये ओमेगा mn माइनस ओमेगा स्क्वायर को आपने इस टर्म के नीचे लिख दिया, और आपको यहां पर करना क्या है, t स्क्वायर बाय 4
से मल्टीप्लाई किया और 4/t² से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से 4 कैंसिल, t² से t² कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 ही आएगा। तो ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तो आप एक ब्रैकेट में डाल दीजिए नीचे ऐसे इस तरह से, और ये जो आपका 4/t² है, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल कर दीजिए और इस t² को ऊपर भेज दीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ v' का स्क्वायर t²/h², और इसे आप पूरी टर्म को यहां से लेके यहां तक इसको आप एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं इस तरह से। और इस ब्रैकेट को आप कैसे लिख सकते हैं, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, और इस पूरी टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, sin ωmn - ωt/2, और नीचे ωmn - ωt²/4 को हम t/2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को आप सिस्टम के ms स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहां पर PM1T का जो ग्राफ है वो इसके प्रोपोर्शनल है, मींस sin x/x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मींस y = sin x/x का स्क्वायर है यहां पर एक प्रकार से। तो इस प्रकार के फंक्शन के लिए जो आपका ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। आपको सेंटर पे मैक्सिमम मिलता है, फिर आपको डिक्रीजिंग पीक्स मिलती हैं, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की पीक्स देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार के फंक्शन के लिए जो ग्राफ होता है हमारे पास वो बेल शेप्ड होता है, और ये हमारे पास नॉन नेगेटिव होता है क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो नॉन नेगेटिव तो हो गई, और साथ में ये ऑसिलेटिंग भी होता है, ऑसिलेटिंग कर्व। इस प्रकार का जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है आपको वो बेल शेप नॉन नेगेटिव ऑसिलेटिंग कर्व कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। यहां पर y की जगह पर आप PM1T लिखेंगे इस y एक्सिस पर, और x एक्सिस की जगह पर आप ये लिखेंगे ωmn - ωmn - ω। तो PM1T जो है वो ωmn - ω के साथ कुछ इस तरह से वेरी करेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो PM1T है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपके इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, मींस जब आपका ωmn और ω आपस में बराबर होंगे तब आपका ये जो ट्रांजिशन है उसके प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो मींस जो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की लोकेशन होगी उसका जो पॉइंट होगा वो होगा ω = ωmn पर, और ω = ωmn का मतलब ये है कि यहां पर ωmn - ω जो है वो 0 के बराबर है। और जब आपने ये वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी वो भी आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप यहां पर ωmn - ω की जगह पर 2π/t पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट ωmn - ω इज इक्वल टू 2π/t। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, साइन आपको शो नहीं करना, सिर्फ आपको दिखाना है। यहां पर ωmn - ω की जगह पर आपने 2π/t पुट कर दिया, साथ में है आपके पास t/2, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन पाई आ गया, तो आपको 0 मिलेगा। तब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी, मींस 2π/t पर ωmn - ω जब आपका 2π/t होगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी। इसी तरह से अगर आप ωmn - ω की जगह पर -2π/t पुट करते तो यहां माइनस साइन आ जाता, साइन -π आ जाता, साइन -π को हम -sin π लिख सकते हैं जो कि अगेन 0 होता, तो यहां पर -2π/t होगा। इसी तरह से जब आप यहां पर ωmn - ω की जगह पर 4π/t पुट करेंगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, और जब आप -4π/t पुट करेंगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। इसी तरह से जब आप यहां पर 6π/t पुट करेंगे या 8π/t पुट करेंगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी जो कि 0 होगी। तो ये आपको ग्राफ इस तरह से बनाना है। तो स्टूडेंट्स अब आपको अगर इस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको कहां मिल रही है, जब आपका ωmn - ω इक्वल टू 0 है। अगर ωmn - ω इक्वल टू 0 है तो अगर हम इसे ωmn - ω को t/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं दोनों तरफ तब भी आपको 0 ही मिलेगा, मींस यहां पर ωmn - ω t/2 इक्वल टू 0 है। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर ये टर्म और ये टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, तो वहां पर एक फॉर्मूला होता है साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0,
साइन थीटा बाय थीटा हमारे पास 1 होता है। तो यहां पर हमारे पास ये जो थीटा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको जहां पर इसकी जगह पर 1 पुट करना होगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन लगी हुई है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए कि उसके लिए इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, इस टर्म को और इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उस केस में जब थीटा 0 को अप्रोच करता है तो साइन थीटा बाय थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये निकालना है मैक्सिमम, तो वो कैसे निकलेगा? मॉड v डैश mn स्क्वायर टी स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पर आपको 1 पुट करना होगा, मींस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? मॉड ऑफ v डैश mn स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन होगा टाइम के टर्म्स में वो ये होगा। पहले भी हमने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन लिखा था, बट वो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा था। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि किसके बराबर होगी? मॉड ऑफ p डैश mn के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास हार्मोनिक परटर्बेशन की ऑल डिटेल्स, जिसमें हमने पढ़ा कि हार्मोनिक परटर्बेशन का मतलब क्या होता है। हार्मोनिक परटर्बेशन के कारण जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो उस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा और वो प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, इंसिडेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगी, उसका ग्राफ स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर।